हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और एक सरप्राइज एलिमेंट हम एंड में रखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी महात्मा क्यों नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि महात्मा गांधी भी बोल रहा है और महात्मा नहीं है ये भी बोल रहा है। तो जी हाँ, वो महात्मा नहीं है। उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और वो महात्मा क्यों नहीं है ये फैक्ट के साथ बात करेंगे और ट्रुथ के साथ बात करेंगे उस हिस्ट्री के बारे में जो आपसे छुपाई गई है। तो पहले तो हम वो हिस्ट्री बता दें आपको जो आपको पता है कि वो पैदा हुए थे 1869 में 2 अक्टूबर में। उसके बाद उनकी एक स्टोरी है कि कैसे उन्होंने अपना कंगन का सोना चुराया और वो कहाँ गए थे। वो जगह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा उस स्टोरी के बारे में, लेकिन उसको भी मोल्ड किया गया था बाद में। तो उसके बारे में आप खुद सर्च कीजिए क्या मोल्ड किया है, कैसे मोल्ड किया है। क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे तब से जब उन्होंने लॉ करी। उन्होंने लॉ करी इंग्लैंड से। उसके बाद वो इंडिया आए। इंडिया आने के बाद 2 साल उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो इंडिया में एक अच्छे लॉयर बन जाए, लेकिन नहीं बन पाए क्योंकि उनको केस ही नहीं मिलते थे। फिर उनको एक केस मिला एक मर्चेंट का 1893 में, जिसकी वजह से वो अफ्रीका गए। और फिर वो 21 साल 21 ईयर्स वहीं पे उन्होंने स्पेंड किए हैं अफ्रीका के अंदर। उसके बीच में उन्होंने क्या किया किया थोड़ा सा उसके बारे में हम याद कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन उन्होंने 1899 में नेटल इंडिया एम्बुलेंस कॉप्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई, जिसके अंदर उनका काम था स्ट्रेचर, बेसिकली स्ट्रेचर्स प्रोवाइड करने का ब्रिटिशर्स को, जिनके अंडर वो काम करते थे। जिसकी वजह से उन्हें 2 मेडल मिले हुए हैं, किसी फुटबॉल की वजह से या किसी कमांडेंट की वजह से नहीं, वो इस पर्टिकुलर सर्विस की वजह से उन्हें मेडल मिले हुए हैं। और इस सर्विस के अंदर वो बेसिकली स्ट्रेचर प्रोवाइड करते थे वॉर के अंदर, और उस वॉर का नाम था बोर वॉर। वो बोर वॉर थी क्या? वो बोर वॉर थी अफ्रीकन रिपब्लिक और ब्रिटिशर्स के बीच में। अफ्रीकन अफ्रीकन रिपब्लिक वो लोग थे जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो स्वतंत्रता संग्राम कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। और ये महाशय उनकी सेवा में लगे हुए थे कि जब उनके लोग जख्मी होते थे तो उनको स्ट्रेचर प्रोवाइड करते थे, लेके आते थे। इसके लिए उन्होंने 800 मजदूर, या ये कहें बंधुआ मजदूर, और 300 हिंदुस्तानियों को कन्वेंस भी करा कि ये सेवा करो तो शायद तुम्हें आज़ादी मिल जाए। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने इन लोगों से पैसे भी मांगे उनकी सेवा करने के लिए। ये थी पहली चीज जो आपको साबित करते हैं कि वो महात्मा नहीं थे। क्योंकि जो गुलाम प्रवृत्ति का है वो महात्मा हो ही नहीं सकता। महात्मा का मतलब होता है जो हर चीज से परे होता है, जो महान आत्मा होता है। ये इंसान महान आत्मा कभी था ही नहीं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। क्योंकि हम सनातन के बारे में बात करते हैं, तो आज सनातन के साथ ही इसको लिंक करते हुए चलेंगे। और अब स्टार्ट करेंगे सनातन के साथ इसे कैसे लिंक किया जाता है। ये ऑटोमेटिकली इंडिया आए 21 साल बाद, और कैसे आउट ऑफ नोवेयर कैसे उनको इम्प्लांट किया गया कांग्रेस के अंदर, ये बहुत ही एक टिपिकल स्टोरी है। तो उसके अंदर ना पढ़ते हुए, क्योंकि अगर उसके अंदर पढ़ेंगे तो कई लोग इसे विवादित कह देंगे। तो क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा फैक्ट अभी इंटरनेट पे तो अवेलेबल नहीं है, तो हम बात उसके करेंगे जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो आप भी चेक कर पाओ। हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की, क्योंकि ये सनातन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये सनातन से डायरेक्ट क्यों जुड़ा हुआ है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हिंदुओं को मारा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हिंदुओं को मारा गया। कैसे मारा गया वो बताता हूँ। और इसी खिलाफत आंदोलन के बाद एक महान पर्सनैलिटी, जो मैंने आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट बताया था, उसका डेवलपमेंट होता है। और कैसे ये दोनों एक थे या 3-4 लोग एक थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। इसका बेसिकली नींव 1870s के आसपास रख दी गई थी, जब बरेलवीस और दहलवीस आए थे। तो उन्होंने नींव रख दी थी, और अली ब्रदर्स ने इसको खिलाफत को स्टार्ट किया। और ऑन द स्टेज मैं ये ऑन द स्टेज की बात कर रहा हूँ, जब गांधी जी के सामने ये बात हो रही है और अली ब्रदर्स ये कह रहे हैं कि हम अब्दालियों को स्वागत करते हैं कि वो अरब से यहाँ आए और इंडिया के ऊपर अपना राज स्थापित करें। अब आप डिसाइड कीजिए, सोचिए कि उनका माइंडसेट क्या है। वो ऑलरेडी स्टेज पे चढ़ के बता चुके हैं। और उसके बाद एक जनरल इंटरव्यू में जनरल तरीके से गांधी जी बोलते हैं, अरे वो तो उनके कहने का तरीका कुछ और था, उनको तो बस यही कहना था कि बस वो किसी तरीके से अंग्रेजों को निकाल दें। ये डॉक्यूमेंटेड है, जाइए चेक कीजिए। अगर आपको मेरे फैक्ट गलत लगते हो तो जाइए चेक कीजिए और पता कीजिए कि गलत है कि नहीं है। दूसरी चीज, जैसे ये खिलाफत आंदोलन होता है तो 2 बहुत बड़े दंगे होते हैं। दंगे, ये दंगे जो वर्ड है, ये दंगे थे नहीं। दंगा तब होता है जब 2 पार्टी आपस में लड़ती है।
मस्कारा कहते हैं इसे, या इसे कहते हैं नरसंहार हुआ। दो बड़े नरसंहार हुए खिलाफत आंदोलन के बाद, कोरेगांव और मोपला। कोरेगांव बहुत छोटे तरीके से नरसंहार हुआ क्योंकि वहां पे ब्रिटिशर्स जल्दी पहुंच गए। लेकिन मोपला में क्या हुआ? मोपला में खिलाफत आंदोलन में गांधी के नाम से बहुत सारे हिंदू जुड़े। और ये स्टोरी, इतनी सच स्टोरीज है, मैं आपको, आप जाइए अंबेडकर की किताब देखिए, नित्यानंद जी की किताब देखिए जो उस टाइम पे अवेलेबल है, जितने भी लोग थे सब ने इस बारे में लिखा है। गांधी जी के कहने पे खिलाफत आंदोलन में हिंदू जुड़े, उन्होंने सारे मुसलमानों को अपना फुल हैंड सपोर्ट दिया। मोपला में उन्होंने बोला कि हम ऐसा करेंगे कि इनकी सर्विसेज काट देंगे, टेलीफोनिक लाइंस काट देंगे अंग्रेज़ों की, और ब्लॉकेज लगा देंगे, और 10 दिन तक वो घुस ही नहीं पाएंगे। हिंदुओं ने उनकी बात मान के उनका सपोर्ट किया। बदले में उन्हें क्या मिला? इन लोगों ने स्वराज घोषित किया, और इनके स्वराज का मतलब था इस्लामिक स्टेट कायम हो गया। इन्होंने हिंदुओं को चेतावनी दी, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मारे जाओ। इन्होंने औरतों के साथ बर्बरता की। एक परिवार के मर्दों को गन पॉइंट पे रख के उन्हीं के सामने उन्हीं के घर की औरतों के साथ रेप किया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया। उस इंसिडेंट में कितने लोग मारे गए या कितने लोग जिंदा है किसी को नहीं पता आज तक, और कितने लोगों के साथ प्रताड़ना हुई है। और शायद इसी वजह से वहाँ पर एक माहौल क्रिएट हुआ कि आज तक कोई सामने ही नहीं निकल के आ पाया कि क्या हुआ था। अब ये मोपला जो है, मोपला मुसलमानों का नाम है, एक कौम का नाम है जो केरला में एक एरिया के अंदर रहते। इन लोगों ने कोई भी दया भावना नहीं दिखाई, इतनी सी भी नहीं, जो आप चुटकी भर कहते हैं ना, उतनी सी भी नहीं। 10 दिन बाद अंग्रेज वहाँ पहुँचे, चीज़ों को सेटल डाउन किया गया, और उसके बाद गांधी जी का एक बयान आया, आपके प्रिय महात्मा, उनका बयान कि ये इनका नेचर है, ये इनका कल्चर है, ये ऐसे ही करेंगे, तो इसमें ज़्यादा एक्साइट या ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है हिंदू पक्ष को। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। मुझ पर यकीन नहीं है, जाइए चेक कीजिए। कोरेगांव में ज़्यादा नरसंहार नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेज जल्दी पहुंच गए थे। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मैं तो नहीं मानता कि वो महात्मा है। और सेम स्टेटमेंट इन्होंने जब अपने हिटलर, सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा नरसंहारक हिटलर ने जब ज्यूस को मारा तो भी इसने सेम स्टेटमेंट दी थी ज्यूस को लेकर, और ज्यूस को यही समझाया था कि ये तुम्हारी डेस्टिनी है, इसको मान लो। ऐसे इंसान को कैसे कोई महात्मा कह सकता है, और किस तरीके से लोगों ने प्रोजेक्ट किया कि वो महात्मा कहलाए गए। तो ये एक सोचने की बात है, एक विषय सोचो कि किस तरीके से। पार्टीशन का टाइम आया, पार्टीशन के टाइम में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तब इस इंसान ने ये कह दिया कि हिंदुओं को अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए, उनका कल्चर है, उनका नेचर है, वो तो मारेंगे, वो तो अग्रेसिव है ही, तुम शांत रहो, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी डेस्टिनी है मरना। ये पार्टीशन के टाइम की उनकी बात थी। पार्टीशन के बाद एक आखिरी आंदोलन हुआ जिसने नाथूराम गोडसे को ट्रिगर किया था, वो ये आंदोलन था। नाथूराम गोडसे को ट्रिगर करने वाला ये आंदोलन था। नाथूराम गोडसे का मैं सपोर्ट नहीं करता कि उसने सही किया या गलत किया, लेकिन उसको ट्रिगर करने वाला आंदोलन ये था। और अगर नाथूराम गोडसे को कुछ करना ही था तो 10 साल पहले ही कर देना चाहिए था, जब वो 15 साल का था, 14 साल का था। उसे तभी मार देना चाहिए था अगर मारना था तो। इतना वेट ही नहीं करना चाहिए था। अगर सामने वाले को लग रहा है कि वो गलत है, या आरएसएस को लग रहा है वो गलत है, जो लोगों का मानना है, तो उनको पहले कर देना चाहिए था। बट आउट ऑफ दिस, इसके ऊपर भी बात करेंगे एंड में, लेकिन अभी ये बात करने वाला पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि वो ट्रिगर करने वाला पॉइंट क्या था। आखिरी आंदोलन में गांधी जी बोलते हैं कि मेरे को, जो मैंने आंदोलन किया है, इसको तुड़वाने का 2 मेन पॉइंट रहेंगे। और भी थे 6 पॉइंट, मैं उनके बारे में छेड़ूंगा ही नहीं क्योंकि मेरे को उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनके 2 मेन पॉइंट थे। सेकंड पॉइंट ये था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ दे दिया जाए, जिसके सब खिलाफ थे, और सब यही कह रहे थे कि अगर उनके पास पैसा जाएगा सो दे विल अटैक इंडिया। और हुआ वही, पैसा दिया और उन्होंने अटैक किया। फर्स्ट पॉइंट ये था कि जितने भी रिफ्यूजी आए हैं और उन्होंने शरण ली है मस्जिदों में, ये दिसंबर का टाइम था जब बारिश हो रही थी, उन सबको निकालने का फरमान जारी किया। तुगलकी फरमान जारी किया। किसने? आंदोलन करके।
आपके महात्मा ने। अगर आपको लगता है मेरी बात गलत है, चाहिए चेक कीजिए, हर किताब पे मिलेगा। चाहे अंबेडकर की किताब उठाइए, चाहे नित्यानंद की किताब उठाइए, चाहे खुद गांधी जी की किताब उठाइए। जो मैंने स्टेटमेंट्स बोली वो गांधी जी ने अपनी किताब में भी लिखी हुई है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ योर महात्मा, दीज आर द वर्ड्स ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये चीज़ है जो ठीक है, होता है। फिर गांधी जी की डेथ नाथूराम गोडसे जी ने उन्हें गोली मारी, और नाथूराम गोडसे ने जब उन्हें गोली मारी तो वो ट्रिगर्ड थे, और बहुत सारे उनके दिमाग में पॉइंट्स थे जिनको लेकर ये होता है कि उन्होंने गोली मारी। लेकिन नाथूराम गोडसे की स्टेटमेंट में एक चीज़ थी जिसको लोग डिनाई कर देते कि चलो 3 गोली उन्होंने मारी तो उन्होंने ना, लेकिन गांधी जी को 4 गोली लगी कैसे? उनकी पोस्टमार्टम में 4 गोली, और नाथूराम गोडसे खुद कहा कि हाँ मैंने गोली मारी है, लेकिन मैंने 3 गोलियां मारी हैं। अब अगला जब मार रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है मैंने मारा है, तो वो 4 का एक्सेप्ट करेगा ना, 3 का थोड़ी एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए इस बारे में पहले सोचो कि हुआ क्या होगा। ये तो रही एक पॉइंट। अब सरप्राइजिंग एलिमेंट, सरप्राइजिंग एलिमेंट ये कि गांधी जी 13 बार जेल गए, और कोइंसिडेंटली 13 की 13 बार जो उनका टेन्योर था उससे पहले बाहर आ गए। 2 बार जेल गए गांधी जी, पासपोर्ट नहीं था उनके पास। 1 बार गए क्योंकि वीजा नहीं था उनके पास। हर बारी बेल पे छूटे, और बेल का सेट फॉर्मेट होता है, तो जब उस पर साइन होता है तो उसमें वही लिखा होता है जो सावरकर जी की चिट्ठियां दिखा के आज के टाइम पे कांग्रेस वाले बोलते हैं, योर ओबीडेंट सर्वेंट। ये बेल का फॉर्मेट है, आप जाइए चेक कीजिए, नेशनल आर्काइव्स पे मिल जाएगा। ये सेट फॉर्मेट था एक। अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो बेल ले रहा है या वो प्ली डाल रहा है, तो एक सेट फॉर्मेट था। नेहरू जी ने भी वही साइन किया, मदन मोहन मालवीय ने भी वही साइन किया, मोहनदास करमचंद गांधी ने भी वही साइन किया है, और लाला लाजपत राय साइन अगर निकले हैं तो उन्होंने भी वही साइन किया है, बाल गंगाधर तिलक ने वो साइन किया, सबने वही साइन किया सर। बस डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है जो प्ली का, वो सिर्फ एक इंसान का अवेलेबल है, इसलिए आप लोग उसे खींच रहे हैं। ये था वो सरप्राइजिंग एलिमेंट। जब गांधी ने साइन किया और वो फॉर्मेट है, नेहरू ने साइन किया कि वो फॉर्मेट है, किसी और ने साइन किया तो वो फॉर्मेट है, तो वाई नॉट सावरकर? 1920 खिलाफत आंदोलन के बाद ही सावरकर बना, क्योंकि उसने देख लिया, उसने भाप लिया कि इनके साथ जितना मर्जी अच्छा कर लो, जितनी मर्जी इनकी इम्पीचमेंट कर लो, जितना मर्जी चाह लो, इनके दिमाग में वही चीज है जो इनको आज से 2000 साल पहले या 1500 साल पहले सिखाई गई है कि किस तरीके से धर्म के बारे में सोचना है, किस तरीके से धर्म के बारे में आगे बढ़ना है। इधर से उठा सावरकर। अब कई लोग बोलेंगे हिंदुत्व का पहला वर्ड सावरकर ने दिया। नहीं साहब, चंद्रनाथ बोसु 1869 1890s के आसपास उस बंदे ने ये टर्म डाला था हिंदुत्व, उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा। आप लोगों की हिस्ट्री बहुत वीक है, आपसे हिस्ट्री छुपाई गई है, आपको हिस्ट्री मोल्ड करके दिखाई गई है, आपको हिस्ट्री मोल्ड करके सुनाई गई है। तो अपने कान आंख नाक, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। अपने आंख नाक कान खोल के क्वेश्चन करो और सामने वाले की बात ढंग से सुनो। इसी के साथ वीडियो को देते हैं पूर्ण विराम। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस 100 सब्सक्राइबर्स, और मिलते रहेंगे इसी तरह के कंटेंट के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।